हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल परी स्टोरी हाउस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और क्राइम स्टोरी। यह स्टोरी है महाराष्ट्र की राजधानी पुणे के गांव कांत्रज की। महाराष्ट्र की राजधानी पुणे के गांव कांत्रज की सड़क पर चल रहे उस बुढ़े को जिसने भी देखा, डर से उसका शरीर सहर उठा। इसकी वजह यह थी कि उसके एक हाथ में खून में डूबी कुल्हाड़ी थी तो दूसरे हाथ में एक महिला का सिर, जिससे उस समय भी खून टपक रहा था। वह तेजी से थाना भारती विद्यापीठ की ओर चला जा रहा था। बुढ़े को उस हालत में जाते कुछ लोग मोबाइल से उसकी वीडियो बना रहे थे, तो कुछ लोग ने इस बात की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी थी। वह थाना भारती विद्यापीठ के साथ स्थित चौराहे पर पहुंचा तो चौराहे पर तैनात ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोक लिया, लेकिन उनकी हिम्मत उस बुढ़े के करीब जाने की नहीं हुई। इसकी वजह यह थी कि उस समय वह बुढ़ा जिस हालात में था, उसकी मानसिक स्थिति को पता लगाना मुश्किल था। ट्रैफिक पुलिस उसे समझा बुझाकर खून से सनी कुल्हाड़ी अपने कब्जे में लेने के बारे में सोच रही थी कि थाना भारती विद्यापीठ के असिस्टेंट इंस्पेक्टर संजय चौहान, हेड कांस्टेबल राहुल कदम, कांस्टेबल मुकुंद पवार वहां पहुंच गए। संजय चौहान ने उसके करीब जाकर विनम्रता से उसे समझाते हुए कुल्हाड़ी और सिर को जमीन पर रखने को कहा, तो उसने कुल्हाड़ी तो जमीन पर रख दी, लेकिन सिर नहीं रखा। वह सिर को ले जाकर तालाब में फेंकना चाहता था। काफी कोशिशों के बाद भी जब बुढ़ा नहीं माना तो पुलिस ने कुल्हाड़ी कब्जे में लेकर उसे दबोच लिया और थाने ले आई। थाने लाकर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम रामचंद्र उर्फ रामू चौहान बताया। उसने जो सिर ले रखा था वह उसकी पत्नी सोनाबाई का था। पत्नी की हत्या के बाद वह सिर काटकर तालाब में फेंकने जा रहा था। थाना भारती विद्यापीठ के थाना प्रभारी सीनियर इंस्पेक्टर मनचंद्र चौहान को भी सूचना दे दी गई थी। वह तुरंत थाना आ गए और रामचंद्र से सरसरी तौर पर पूछताछ कर उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया। इसके बाद वह संजय चौहान, इंस्पेक्टर श्रीकांत छिंदे, पुलिस नायक राहुल कदम, कांस्टेबल मुकुंद पवार और असिस्टेंट इंस्पेक्टर राहुल गौड़ के अलावा पत्नी के सिर काटकर हत्या करने वाले रामचंद्र को साथ लेकर उसके घर जा पहुंचे। रामचंद्र कांत्रज गांव में सुख सागर एसोसिएशन सोसाइटी के सामने ओसवाल बिल्डर के खाली पड़े प्लॉट के कोने में बने छोटे से मकान में रहता था। पुलिस के पहुंचने तक वह काफी लोग जमा हो गए थे। पुलिस उन्हें हटाकर मकान के पास पहुंची तो 3 कमरों के उस मकान का मुख्य दरवाजा खुला था। मकान के अंदर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। आगे वाले कमरे में सोनबाई की सिर कटी लाश 4 टुकड़ों में बंटी पड़ी थी। उसके आसपास खून ही खून फैला हुआ था। वहां का दृश्य बड़ा डरावना लग रहा था। उसके सामने जो कमरा था उसकी कुंडी बाहर से बंद थी। पुलिस ने उसे खोला तो पता चला कि रामचंद्र ने बहू और उसके बच्चों को हत्या से पहले उन्हें कमरे में बंद कर दिया था। मनचंद्र चौहान अभियुक्त रामचंद्र की बहू से घटना के बारे में पूछताछ कर ही रहे थे कि एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर सुधाकर पंडारे और असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर आत्मा चरण छिंदे भी आ पहुंचे। इनके साथ प्रेस फोटोग्राफर और क्राइम ब्यूरो की टीम भी थी। इन लोगों का काम निपट गया तो पुलिस ने औपचारिक कार्रवाई निपटा कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए पुणे ससून डाक अस्पताल भिजवा दिया। इसके बाद थाने लौटकर रामचंद्र से विस्तार से की गई पूछताछ में सोनाबाई की हत्या की जो कहानी सामने आई वह कुछ इस प्रकार थी। 63 वर्षीय रामचंद्र मूल रूप से कर्नाटक के जिला गुलबर्गा का रहने वाला था। उसके पिता शिव चौहान गांव के सीधे साधे गरीब किसान थे। गरीबी की वजह से रामचंद्र पढ़ नहीं पाया। बचपन से लेकर जवान होने तक उसने पिता के साथ काम किया। लगभग 40 साल पहले उसकी शादी हुई तो पत्नी सोनाबाई को लेकर वह रोजी रोटी की तलाश में पुणे आ गया। पुणे शहर में कुछ दिनों तक इधर उधर छोटा मोटा काम करता था,
लेकिन जब उसे ओसवाल बिल्डर के यहाँ बैचमैन की नौकरी मिल गई तो उसके जीवन में ठहराव आ गया। बिल्डर की ओर से रहने के लिए उसे एक छोटा सा मकान भी मिल गया था। उसी मकान में वह अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। वहीं उसके 4 बच्चे, 2 बेटियां और 2 बेटे हुए। उसने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और जैसे जैसे वे शादी लायक होते गए वह उनकी शादियां करता गया। अब तक उसकी दोनों बेटियां और एक बेटे की शादी हो चुकी थी। बड़ी बेटी गुलबर्गा में ब्याही तो छोटी मुंबई में। बड़े बेटे राजेश की भी शादी हो चुकी थी, उसके 2 बच्चे भी हो चुके थे। राजेश पत्नी सुनीता और बच्चों के साथ पिता के साथ ही रहता था। उससे छोटे उमेश की अभी शादी नहीं हुई थी। दोनों भाइयों की बढ़िया नौकरी थी। समय पंख लगाकर अपनी गति से बीतता रहा। रामचंद्र और सोनाबाई उम्र के ढलान पर पहुंच चुके थे। सोनबाई वैसे तो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन छोटी बेटी और दामाद से कुछ ज्यादा ही लगाव था। न जाने क्यों वह छोटे दामाद को कुछ ज्यादा ही मानती थी। वह जब भी उसके यहाँ आता वह उसकी सेवा में लग जाती। उसका ध्यान सब बच्चों से ज्यादा रखती थी। उसके साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहती थी। उससे खूब बातें करती थी, जबकि रामचंद्र को यह सब जरा भी पसंद नहीं था। उसने इसके लिए सोनाबाई को न जाने कितनी बार समझाया और मना किया, लेकिन बेटी और दामाद की ममता में वह कुछ इस तरह खोई थी कि भी वह नहीं मानी। वह बेटी और दामाद से फोन पर भी लंबी लंबी बातें करती थी। कई बार समझाने और मना करने पर भी जब सोनाबाई नहीं मानी तो रामचंद्र के मन में दामाद और पत्नी को लेकर शक होने लगा। उसके मन में तरह तरह के गलत विचार आने लगे। उसे पत्नी से भरोसा उठ गया। दिमाग में संदेह का जहर भरा तो उसे पत्नी से नफरत होने लगी। उसे लगता था कि उसकी पत्नी सोनाबाई और दामाद के बीच कुछ गलत संबंध है, जबकि सोनाबाई और उसके दामाद के बीच वैसा कुछ भी नहीं था। दोनों का चरित्र साफ था, लेकिन अगर किसी को संदेह हो जाए तो उसका इलाज ही क्या है। इस संदेह की वजह से सोनाबाई और रामचंद्र में पति पत्नी जैसा मधुर संबंध नहीं रहा। इसी के बीच पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा और मारपीट आम बात हो गई थी। रामचंद्र के बच्चे और बहू उसे समझा समझा कर थक गए थे, लेकिन न उसका संदेह दूर हुआ और न लड़ाई झगड़ा बंद हुआ। उसे पत्नी से ऐसी नफरत हो गई कि वह पत्नी से लड़ने और मारने पीटने के बहाने खोजने लगा। रामचंद्र की जब भी पत्नी से लड़ाई होती, उसे पीटते हुए उसका गला पकड़कर कहता, तू सच सच बता, तेरा दामाद के साथ क्या चल रहा है? तुझे बेटे की उम्र के दामाद से संबंध बनाते शर्म नहीं आती? पति के इस झूठे आरोप से सोनाबाई का खून खोल उठता था। जवाब में वह कहती, बुढ़ापे में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मुझे और मेरे बच्चों को देखो, मैं बुढ़ी हो गई हूँ और वे जवान हो गए हैं। उनके बच्चे हो गए, उन्हें मैं गोद में लेकर खिलाती हूँ। मेरी यह उम्र इश्क करने की नहीं है। अगर इश्क ही करना होगा तो दामाद से ही करूँगी क्या? अपनी ही बेटी के सुखी संसार में आग लगाऊंगी? तुम्हें तो लाज शर्म रही नहीं, मुझे भी इन बच्चों के सामने बेशर्म बना दिया है। इस हालात में तो मेरी मौत हो जाए, यही मेरे लिए अच्छा है। पत्नी की इन बातों का रामचंद्र पर कोई असर नहीं पड़ा। उसके दिमाग में संदेह का जो कीड़ा पैदा हो गया था, अब वह शांति से नहीं बैठ रहा था। आखिर एक दिन वह भी आ गया, जब उसके संदेह के समय उस कीड़े ने जहरीला नाग बनकर सोनाबाई को इस तरह डसा कि वह हमेशा हमेशा के लिए इस नश्वर संसार से विदा हो गई। यह 9 अक्टूबर 2015 की बात थी। वह दिन भी रोज की तरह ही शुरू हुआ था। राजेश और उमेश खा पी कर अपनी अपनी नौकरी पर चले गए थे। घर में सिर्फ राजेश की पत्नी सुनीता और दोनों बच्चे ही रह गए थे। घर आते ही रामचंद्र किसी बात को लेकर सोनाबाई से उलझ पड़ा। बहू सुनीता ने झगड़ा शांत कराने की कोशिश की, लेकिन रामचंद्र चुप नहीं था। धीरे धीरे वह झगड़ा इतना बढ़ गया कि सोनाबाई ने एक बार फिर कहा कि अगर मौत आ जाए तो झंझट से छुटकारा मिल जाता। इतना कहकर झगड़ा खत्म करने की गरज से वह बाहर जाकर बर्तन साफ करने लगी। तभी रामचंद्र ने कहा, तू मरना चाहती है ना, तो मैं तुम्हें मार ही देता हूँ। यह कहकर रामचंद्र घर के अंदर गया और कोने में लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी लेकर बाहर आ गया। बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही सुनीता ने जब रामचंद्र के हाथ में कुल्हाड़ी देखी तो वह बुरी तरह से डर गई।
किसी अनहोनी की आशंका से वह अपने पति राजेश को फोन करने लगी। वह पति को ससुर के तेवर के बारे में बता रही थी कि रामचंद्र ने उसके पास आकर कहा, तू बच्चों को लेकर अंदर कमरे में जा। ससुर के गुस्से को सुनीता जानती थी, इसलिए उसकी बातों का विरोध किए बगैर वह बच्चों को लेकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसके कमरे में जाते ही रामचंद्र ने बाहर से कुंडी लगा दी। इसी के बाद वह सीधे पत्नी के पास पहुंचा। सोनाबाई बर्तन साफ कर रही थी। रामचंद्र ने उसके पास आकर कहा, जब देखो तब तुम मरने की बात करती रहती हो ना, चलो आज तुम्हारी यह तमन्ना मैं पूरी कर देता हूँ। सोनाबाई कुछ कह पाती उसके पहले ही रामचंद्र ने कुल्हाड़ी से सोनाबाई के सिर पर पूरी ताकत से वार कर दिया। सोनाबाई जोर से चीखी और सिर पकड़कर जमीन पर लौट गई। इसके बाद रामचंद्र उसे घसीट कर कमरे में ले आया और मानवता की सारी हदें पार करके बेरहमी से उसके सिर के शरीर के 4 टुकड़े कर दिए। इसके बाद सोनाबाई का कटा हुआ सिर और कुल्हाड़ी लेकर वह तालाब में फेंकने जा रहा था। तभी लोग उसके पीछे लग गए। आगे चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस मिल गई तो उसने उसे रोक लिया। तब तक सूचना पाकर थाना पुलिस भी वहां पर पहुंच गई थी। उसे पकड़ लिया गया। पूरी कहानी सामने आ गई तो मनचंद्र चौहान ने रामचंद्र के खिलाफ अपराध संख्या 350 2015 पर भादवी की धारा 302, 201, 342 और मुंबई पुलिस एक्ट के तहत 37, 135 के तहत मामला दर्ज करके आगे की जांच असिस्टेंट इंस्पेक्टर छिंदे को सौंप दी। इस छिंदे ने रामचंद्र की दिमाग जैसी मनोचिकित्सक से कराई कि उसका ये कहीं मानसिक संतुलन तो नहीं बिगड़ गया। तो डॉक्टर ने उसे स्वस्थ बताया और उसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट श्री T.N. चौहान की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में पुणे की यारबदा जेल भेज दिया गया। अब तक वह जेल में ही बंद है। पूरी स्टोरी को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।